नमस्कार मित्रों। जब भी कभी भारत पाक विभाजन को आधार बनाकर लिखे गए साहित्य की चर्चा होगी तो उसमें जो इने गिने साहित्यकार विशेष रूप से सरफेस पे आएंगे, विशेष रूप से जिनका उल्लेख ज़रूरी माना जाएगा, उनमें एक थे भीष्म सानी। उनका जन्म आज से ठीक दो दिन पहले लेकिन साल आज वाला नहीं था, 2020 नहीं था, आज से ठीक 2 दिन पहले यानी 8 अगस्त और 1915 को रावलपिंडी में हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस शख्स को, भीष्म सानी को, अपने बड़े भाई बलराज सानी के साये से उभरने में बहुत वक्त लग गया। बहुत सारे लोगों ने जब भी उसकी कृतियों का मूल्यांकन होता, जब वो उल्लेख करते कि बलराज सानी के छोटे भाई थे, तो उसको ये लगता कि ये गर्व की बात तो है, लेकिन साहित्य के मूल्यांकन में मेरे बड़े भाई को घसीट लेना ये बात गलत है, उसकी अपनी देन है। और मैंने अपनी ओर से रचना धर्मिता के आधार पर कुछ नए ऐसे आयाम तय किए हैं जिनका जिक्र इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से होना चाहिए। मित्रों, बहरहाल शिक्षा दीक्षा जैसे उन दिनों में होता था, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर या डीएवी कॉलेज लाहौर में होती थी, ये गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इन्होंने वहाँ स्नातक शिक्षा की और एमए भी वहीं पढ़े। अंग्रेज़ी साहित्य में इनकी दिलचस्पी थी और जो पीएचडी थी वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से आकर 1958 में की। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, इसी आप कह सकते हैं कि यहीं पर वो विश्वविद्यालय है जहाँ से इस शख्स ने की। और शुरुआती दौर में भारत पाक विभाजन से पहले भी स्वाधीनता संग्राम में भी इसने पूरा बढ़ चढ़कर भाग लिया था सक्रिय रूप से। और तब ये उन दिनों कांग्रेस ही मुख्य धारा में थी, तो कांग्रेस के एक स्वयंसेवक के रूप में, कांग्रेस के एक सदस्य के रूप में इसने सक्रिय अपना योगदान निभाया। लेकिन जल्दी इसका मोह भंग हो गया और ये थोड़ा सा प्रगतिशील विचारधारा की ओर इसका रुझान हो गया। इसे लगा कि कहीं ना कहीं समझौतावादी जो प्रवृत्तियां हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस में आ जाती हैं, तो इसने वामपंथी जो वैचारिक संस्थान थे उनसे अपना जुड़ाव कर लिया और फिर इसे कॉमरेड कहा जाने लगा। अब वो जो भी आप चस्पा कर दें वो बात अलग है, आपकी इच्छा है, लेकिन बेसिकली मूल रूप से ये आदमी सृजनशील था और अपने द्वारा तय किए गए निर्धारित जीवन मूल्यों के प्रति और सृजन के मूल्यों के प्रति, क्रिएटिविटी के प्रति बेहद ईमानदार था। शुरुआती काल में इसने पहले दिल्ली कॉलेज में ही पढ़ाया। उससे पहले ये एक प्रगतिशील प्रकाशन था उन दिनों में मॉस्को में, वहाँ अनुवादक के रूप में भी काम करता रहा, नौकरी करता रहा। दिल्ली कॉलेज में नौकरी के बाद एक बार अवसर मिला तो जीएमएन कॉलेज अम्बाला में भी इसने कुछ देर अंग्रेज़ी की कक्षाएँ लीं। और ये भी संयोग था कि जिस लेक्चर हॉल में ये लेक्चर देता था, उसी लेक्चर हॉल में से कुछ वर्ष के बाद स्वदेश दीपक लेक्चरर के रूप में नियुक्त हुए और उसी कॉलेज में वो भी लेक्चर देते थे, अंग्रेज़ी साहित्यकार। और मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी की आस्थावान कलम, इसकी मैं आपको एक दो बातों का जिक्र करना चाहूँगा। मैं इनसे मिला भी इसलिए मिला था कि नई कहानी का जो आंदोलन हमारे हिंदी साहित्य में शुरू हुआ था, तो नई कहानी के आंदोलन में इस शख्स का महत्वपूर्ण योगदान था। जहाँ एक और मोहन राकेश, कमलेश्वर और निर्मल वर्मा की बात होती थी, वहाँ साथ साथ भीष्म सानी के बिना बातचीत अधूरी मानी जाती थी। और एक पत्रिका अपने वक्त में बेहद लोकप्रिय हुई थी, नई कहानियाँ, अगर आपको याद हो तो। नई कहानियाँ का इसके लगभग 2.5 साल तक, 3 साल तक ये संपादक भी रहा। और नई कहानियाँ एक ऐसी पत्रिका थी मित्रों जिसमें एक बार कहानी छप जाने का मतलब यह है कि आप स्थापित हो गए एक कहानीकार के रूप में। बड़ी सख्ती से और बड़ी बारीकी से, बड़ा सूक्ष्म ढंग से संपादन होता था, सतही नहीं होता था कुछ भी। और संपादकीय जो थे वो भीष्म सानी के लिखे हुए आज भी याद किए जाते हैं, दोहराए जाते हैं, इसलिए कि उन संपादकीयों में भी वैचारिकता का जो पुट है वो प्रधान रहा करता था। थॉट प्रोसेस जो है उसको कभी उससे डामाडोल नहीं होता था भीष्म सानी कभी भी।
और इनकी एक कृति जो है वो विशेष रूप से चर्चा का विषय बनी, ना सिर्फ यहाँ बल्कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी, वो थी तमस। तो तमस एक ऐसी रचना थी, रचना में जान होती है तभी वो जान खींचती है निर्देशकों की भी, पाठकों की भी और मंचन वालों की भी। उस पर फिल्म बनी, पूरा एक धारावाहिक पूरा का पूरा दूरदर्शन ने तैयार किया और उसके बाद उसका 9 भाषाओं में अनुवाद हुआ और अनुदित जो अंश थे उनके आधार पर नाटक रचे गए और वो नाटक लाहौर के अल हमरा थिएटर में भी खेले गए और यहाँ पर टैगोर थिएटर चंडीगढ़ में भी खेले गए और दिल्ली के जो कला दीर्घाएँ थी वो सब में खेले गए। तो कोई एक कृति जान होती है उसमें, क्योंकि इसके पास कोई सरकारी पद कभी नहीं रहा। ऐसा नहीं था कि इसने कोई नारेबाजी भी ज़्यादा की हो, जिंदाबाद मुर्दाबाद किया हो या बहुत ज़्यादा जेलें काटी हों, ऐसा भी नहीं था। लेकिन वैचारिकता जो थी वो लोगों के, पाठकों के और दर्शकों के और श्रोताओं के सर पर चढ़कर जादू की तरह बोलती थी और इसी कारण से ऐसे शख्सियतों को याद किया जाता है। और इन्हें तमस पर ही इन्हें मिला था अपना साहित्य अकादमी पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी इनको दिया गया था बाद में। तो बहुत सारे पुरस्कारों की तो एक श्रृंखला जो है ऐसी शख्सियतों के साथ जुड़ जाती है। और बाकी इनके जो अन्य चर्चित उपन्यास थे उसमें मैया दास की माड़ी और मेरी प्रिय कहानियाँ, भाग्य रेखा, और नाटक में इनका जो नाटक बहुत चर्चित रहा था वो तो हानूश। और हानूश का रंग मंचन जो है, आप अंदाज़ा लगाइए कि कुल जो रिकॉर्ड में है 85 बार वो खेला गया अलग अलग मंचों पर, अलग अलग स्थानों पर। और उसको आज भी हिंदी के रंगमंच का एक महत्वपूर्ण नाटक माना जाता है। आज भी वो उसे प्रासंगिक मानकर बार बार खेला जाता है। तो ये जीवन की एक प्रासंगिकता के साथ जो जुड़े हुए चेहरे होते हैं ये शाश्वत रहते हैं, इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कब ये चले गए, कब आए थे। जो दे गए हैं वो अमर है और उन पर चर्चा होती रहेगी। ऐसी शख्सियत को नमन करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है और याद करते रहिए। और कभी मौका मिले तमस या तो सीरियल देख लीजिए या उसको पढ़ लीजिए। शुक्रिया।